हेलो स्टूडेंट्स, अपन जो नेक्स्ट क्लास में लास्ट क्लास में जो पढ़े थे वो था अपना टाइप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, टाइप ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के बाद में अपन ने जो आगे जो टॉपिक ले रहे थे वो था अपना ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट। तो ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट की अपन जब बात कहते हैं तो ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट किसी विशिष्ट इंडिविजुअल जीव में होने वाले भ्रूण परिवर्धन को व्यक्तिवर्तीय परिवर्धन कहा जाता है। यानी कि किसी विशिष्ट जीव में होने वाले भ्रूण परिवर्तन को क्या कहा जाता है? व्यक्तिवर्तीय परिवर्धन या ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर डेवलपमेंट होने के लिए सबसे पहले जो सेल्स होती है, जर्मिनल सेल्स या जो रिप्रोडक्शन में भाग लेने वाली सेल्स होती है, उनमें क्या होता है? मियोसिस होता है। और मियोसिस के फलस्वरूप गोनाड्स में, गोनाड्स के अंदर मियोसिस होता है और मियोसिस के फलस्वरूप गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और उन गैमेट्स का आपस में संलयन होता है जो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद उनमें क्लीवेज अवस्था होती है, क्लीवेज से उनमें मोरुला बनता है, मोरुला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से गेस्टुला और गेस्टुला से न्यूरुला, न्यूरुला से उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट होता है उसकी। गेस्टुला एक ऐसी प्रोसेस होती है जिनके अंदर 3 लेयर ऑफ जर्मिनल लेयर बनती है। 3 लेयर ऑफ जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन होने के बाद में उनका फेट मैप बन जाता है। यानी कि उन कोशिकाओं का एक विशिष्ट कार्य उनको सौंप दिया जाता है जो वही कार्य करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। गेस्टुला प्रोसेस हो जाने के बाद में उन कोशिकाओं का भविष्य तैयार हो जाता है और भविष्य में आगे जाकर फ्यूचर में वही कार्य करती है। तो किसी विशिष्ट ये जीव में होने वाले भ्रूण परिवर्तन को व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन कहा जाता है। इसके अंदर जब ये डेवलपमेंट देखते हैं तो अपन विशिष्ट रूप से देखा जाता है कि किस प्रकार से उनमें डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो सबसे पहले उनके अंदर जो होता है वो आता है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? फर्टिलाइजेशन के लिए अपन को गैमेट्स की आवश्यकता होती है, तो मेल एंड फीमेल। ये जेंडर होते हैं इनके। सबसे पहले जो होता है वो होता है इनमें टेस्टिस। इसके अंदर तो होता है टेस्टिस और इसके अंदर होता है ओवरी। जो इसके गोनाड्स होते हैं, क्या होते हैं? गोनाड्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इनको कह सकते हैं अपन गोनाड्स। टेस्टिस, ओवरीज। अब टेस्टिस के अंदर और ओवरीज के अंदर गैमेट फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन, जिनको सीरियली अपन कहते हैं। टेस्टिस के अंदर जो गैमेटोजेनेसिस होता है उसको कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। और इसमें जो ओवम का या
ओव्यूल का जो फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं oogenesis, ठीक है। तो वो कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस और इसमें होता है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस इसमें 2n सेल्स होती है, ठीक है, जो बाद में कैसी हो जाती है? n सिंगल सेल हो जाती है, ठीक है। डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाती है। ये डिप्लॉइड होती है और यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा मियोसिस होता है और मियोसिस से वो सेल किसमें कन्वर्ट हो जाती है? हैप्लॉइड सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और कहलाती है स्पर्म। ऐसे ही oogenesis के अंदर जब अपन बात करते हैं, oogenesis के अंदर जो सर्टोली सेल्स जो होती है या जो ओवम का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है? 2n होती है। और मियोसिस के दौरान वो हैप्लॉइड चेंजेस हो जाती है और कैसी हो जाती है? n सिंगल सेल हो जाती है, हैप्लॉइड, और कहलाती है ओवम या ओवम, ठीक है। इसके आगे जब इनमें अब ये स्पर्म आप ये जो गैमेट्स है, गैमेट, ठीक है, तो मेल के अंदर तो किसका फॉर्मेशन होता है? एन सेल स्पर्म, और इसमें होता है ओवम। अब इनके अंदर जो अगली प्रोसेस होती है वो होती है फर्टिलाइजेशन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे इसको मिटा के लिखूंगा। ले लिया? तो अपन ने जो देखा वो कहां तक देख लिया? स्पर्म और ओवम। गैमेट इनको कहते हैं, और ये था यहाँ पे ओवम, जो दोनों ही कैसे थे? एन, और ये भी एन। अब आगे होता है इनमें फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दौरान इनमें बनता है जाइगोट, और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का आपस में मिलना ही क्या कहलाता है? संलयन करना, या आपस में संयुक्त रूप से ज्वाइंट होना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। n प्लस n 2n सेल्स का निर्माण हो जाती है और कहलाता है जाइगोट। अब ये ऐसा जाइगोट होता है जो आगे जाके एम्ब्रियो का या पूर्ण भ्रूण का निर्माण करेगा, जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कुछ कैरेक्टर तो इसके कैसे होंगे? मेल के, और कुछ कैसे होंगे? फीमेल के, क्योंकि ये जो एन सेल है इसके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं जिनके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होती है, और ये जीन्स किसी एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक जीन किसी एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ऐसे ही ह्यूमंस की अपन बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसके अंदर अगर ये तो हो गए 2n सेल्स के लिए, तो सिंगल सेल के लिए हो गए 22 प्लस 1 सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो ऐसे टोटल कितने हो गए? 23। तो 23 क्रोमोसोम्स के अंदर जो भी जीन प्रेजेंट है वो मेल के कंपैरिजन में बात करें तो मेल के जीन जो लाएंगे वो कैसे लाएंगे? मेल के कैरेक्टर। और जो फीमेल के कंपैरिजन बात करें तो 23 क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट है वो कैरेक्टर लाएंगे, वो लाएंगे फीमेल के
ठीक है, तो इस प्रकार से इस जायगोट के अंदर इस मेल के और इस फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होंगे, इसीलिए एम्ब्रियो अपने माता पिता से मिलता जुलता होता है और उसमें कैरेक्टर भी अपने माता पिता जैसे ही होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद में उनमें स्टार्ट होता है क्लीवेज। क्लीवेज क्यों? क्योंकि इस सिंगल सेल से, ये सिर्फ यहाँ पे 2n यानी कि डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल से अब बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण करने के लिए इस सेल में क्या होगा, विभेदन होगा और विभेदन के फलस्वरूप ये सिंगल सेल एक बहुकोशिकीय कोशिका या मल्टी सेलुलर के अंदर चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले आता है क्लीवेज। जो डेवलपमेंट की जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? क्लीवेज। और यहां सिंगल सेल से कितनी जाएगी? 2 सेल। टू सेल्ड एम्ब्रियो। फिर क्लीवेज भी हो, फिर भी क्लीवेज ही होगा। अब 2 से, जब 1 से 2 होगी तो 2 से आगे कितनी हो जाएगी? ऐसे ही 16 से 64 से डबल होती जाएगी। ठीक है, पहले 8 सेल से कितनी बनेगी? 16 से भी बनेगी, अगले क्लीवेज में बनेगी 64, फिर अगले क्लीवेज में कितनी हो जाएगी? फिर अगले क्लीवेज में कितनी हो जाएगी? ठीक है, ऐसे इन सेल्स का क्या होगा, आगे आगे डेवलपमेंट क्लीवेज होता जाएगा। और ये एक जो फल होता है जिसको सीताफल के नाम से जाना जाता है, उस सेल के आकार में डेवलप हो जाएगी। ठीक है, उस फल के रूप में ये क्या हो जाएगी, इसका निर्माण हो जाएगा। जो सिंगल सेल थी वो एक सीताफल का आकार ले लेती है, यानी कि उनमें इतने क्लीवेज हो जाते हैं, छोटी कोशिका है बहुकोशिकीय के अंदर चेंज हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहां पे जो ये क्लीवेज हो रहा है ये किस प्रकार से माइटोसिस और मियोसिस से अलग है। माइटोसिस की बात करते हैं या मियोसिस की बात करते हैं तो उसके अंदर इस कोशिका का या सिंगल एंड या जाइगोट जो है, अगर इसके अंदर माइटोसिस या मियोसिस हो तो इस सेल में सबसे पहले क्या होगा, इसमें ग्रोथ होगी। ठीक है, यानी कि इसका आकार क्या हो जाएगा, छोटे से बड़ा हो जाएगा। इसके बाद में इसमें डिवीजन होगा। लेकिन क्लीवेज के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो क्या होता है, उसके आकार में कोई भी वृद्धि नहीं होती। ठीक है, और यहां से यहीं से क्या होगा, इस 2 सेल 4 सेल 8 सेल 16 सेल 16 से 46 से 128 से 256 से ऐसे आगे बढ़ती जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगी। लेकिन इनके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब ये टॉस सीताफल के आकार में चेंज हो जाती है जो कहलाती है मोरुला। तो अगली स्टेप आती है, वो आती है मोरुलेशन। ये मोरुलेशन के दौरान मोरुला का निर्माण होता है। मोरुलेशन के द्वारा कौन किसका निर्माण होता है, मोरुला का, जो कैसा होता है, सॉलिड होता है। यानी कि इस आकार के अंदर किसी भी प्रकार की सिलोम का निर्माण नहीं होता, ये पूर्ण रूप से सॉलिड या ठोस होती है। मोरुलेशन के बाद में अगली स्टेप आती है ब्लास्टुलेशन।
मैं यहां लिख रहा हूं मोरुलेशन के दौरान मोरुला का निर्माण हुआ जो कैसा था, सॉलिड। फिर होता है ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन ब्लास्टुलेशन में ब्लास्टुला का निर्माण होता है जो कैसा होता है, सिलोम युक्त होता है, जिसके अंदर सिलोम पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है, और सिंगल लेड होता है ये इस, ठीक है, सिंगल लेड। अभी मैं समझाता हूं आपको। ये होता है अब मोरुला तो कैसा था, सॉलिड, जिसके अंदर सभी सेल्स क्या थी, एक साथ संयुक्त रूप से जुड़ी हुई थी आपस में, ठीक है। सिंगल लेड का मतलब ये होता है कि ब्लास्टुला के अंदर जब ये जो सेल्स होती है अपनी, वो एक आकार में कन्वर्ट हो जाती है और चारों तरफ से इस प्रकार बीच के अंदर एक खाच बन जाती है, ठीक है। जैसे अपने टेनिस की जो बॉल होती है उसके अंदर खाच पाई जाती है, ठीक है। तो अपन उस टेनिस की जो आकार होता है वो क्या होता है कि लेयर के रूप में कन्वर्ट होता है। अब इनको अपन सेल्स के रूप में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको ये तो क्या हुआ, उस बॉल का आधा भाग दिखाई दे रहा है और आधा भाग कैसा है, उसको हटा दिया, यानी कि ये बीच की खाच है। जैसे अपन बात करते हैं ये अपनी कोई बॉल है, तो ठीक है, ये चारों तरफ से बॉल है और इसके ऊपर क्या है, इन कोशिकाओं का एक लेयर पाई जाती है जिसको सिंगल लेयर कहते हैं, और ये ब्लास्टुला के अंदर ब्लास्टोसील का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और ये फिर इसको कवर कर दो, अंदर की तरफ एक सील प्रेजेंट होती है और ये चारों तरफ से ये कोशिका उस गुहा को घेरे हुए रहती है, ठीक है। तो इसको सिंगल लेयर कहा जाता है। सिंगल लेयर के बाद में आता है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन हो जाता है, तो गैस्ट्रुलेशन जब होता है तो इन इन कोशिकाओं का आकार बदलकर ये 3 लेयर हो जाती है, यानी कि इनमें जो ये कोशिकाओं का निर्माण होता है वो 3 लेयर हो जाता है। कुछ अंदर होती है, फिर उसके ऊपर होती है और कुछ उसके बाहर होती है। जैसे इस प्रकार से लेयर का निर्माण हो जाता है। फिर इसके ऊपर होती है, और तीसरी इसके ऊपर होती है, जो सामान्य रूप से इस प्रकार से कवर रहती है, ठीक है। ये होती है एक्टोडर्म, ये मेसोडर्म और ये एंडोडर्म। इसको इन कोशिकाओं को जब इनका फॉर्मेशन हुआ और बियर ने जब इनका परिवर्धन देखा, एग का जब उन्होंने क्रमबद्ध अध्ययन किया, तो उन्होंने 4 लेयर कहा था, 4 लेयर जर्मिनल लेयर कहा था, यानी कि गैस्ट्रुलेशन के दौरान जो बनने वाले 3 लेयर थी, उन्होंने उनको कितना बताया, बियर ने कितना बताया इसको, 4 लेयर, जबकि रोबोट रेमेक ने कितना बताया था, 3 लेयर। उन्होंने कहा था कि जो अंदर जो लेयर 2 लेयर होती है मिड के अंदर, वो एक ही लेयर होती है, ठीक है। तो ये दोनों तो कैसी होती है, मेसोडर्म, और ये अंदर के बीच अंदर जो है वो कौन सी है, एंडोडर्म। इस प्रकार से इसके अंदर 3 लेयर ऑफ सेल्स पाई जाती है जो गैस्ट्रुलेशन के दौरान बनती है। तो सिंगल लेयर मैं समझाने पे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सिंगल लेयर कैसी होती है, यानी कि मोरुलेशन के दौरान जो सॉलिड मोरुला का निर्माण होता है और सेल्स का जो सॉलिड रूप होता है वो उनके बीच में एक कैविटी का निर्माण हो जाता है, एक सिलोम का निर्माण हो जाता है, और चारों तरफ एक लेयर के अंदर सेल्स अरेंज हो जाती है, इसलिए इनको सिंगल लेयर ऑफ ब्लास्टुला कहा जाता है। फिर आता है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन जिसमें किसका होता है, गैस्ट्रुला का निर्माण होता है, और ये कैसा होता है, 3 लेयर। ऑफ
आगे समझ में आया, 3 लेयर ऑफ जर्मिनल लेयर। इन 3 लेयर ऑफ जर्मिनल लेयर का फ्यूचर फिक्स होता है कि एक्टोडर्म क्या करेगी। अब ये जो 3 लेयर ऑफ जर्मिनल लेयर है उनका कर्म से जो नाम है वो है, सबसे बाहर की तरफ जो होती है वो होती है एक्टोडर्म, अंदर की तरफ बीच में जो होती है वो होती है मेसोडर्म, और सबसे अंदर जो होती है वो होती है एंडोडर्म। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबका। एक्टोडर्म का फ्यूचर अलग फिक्स होगा, ये बाहर के ऑर्गन बनाएगी, मेसोडर्म का बीच के ऑर्गन बनाएगी, और एंडोडर्म का आंतरिक ऑर्गन का निर्माण करेगी। ठीक है, ये हो गया इनका फ्यूचर फिक्स। अब गैस्ट्रुलेशन के बाद में होता है मोरुलेशन या न्यूरुलेशन। न्यूरुलेशन होता है, न्यूरुला का फॉर्मेशन होता है, इसके बाद में आता है न्यूरुलेशन। और किसका निर्माण होगा? न्यूरुला। जो ये 3 जर्मिनल लेयर को डेवलपमेंट करने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है और इनमें डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब डेवलपमेंट जो होता है वो किस प्रकार से अलग अलग होता है वो अपन देखते हैं। सॉरी, एक मिनट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो यहां तक क्लियर है कि किस प्रकार से उसके अंदर डेवलपमेंट की प्रोसेस चलती है। गैस्ट्रुलेशन कैसे होता है, मोरुलेशन कैसा होता है, ब्लास्टुला कैसा होता है। ठीक है, सिंगल लेयर का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 लेयर का मतलब क्या है, ये यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं अपन न्यूरुला। न्यूरुला का निर्माण हो जाने के बाद इनमें डेवलपमेंट अलग अलग होता है। डेवलपमेंट जो होता है वो देखो कैसे कैसे होता है, 3 टाइप से होता है। 3, एक तो निफ आकार का, जो जैसे अपन लेक में पढ़ते हैं तो निफ क्या होता है, छोटा एनिमल होता है कि प्राइमरी पोजीशन होती है। प्राइमरी पोजीशन किसी एनिमल की, जैसे अपन बात करते हैं इंसेक्ट वर्ग। इंसेक्ट वर्ग है, क्लास है आर्थ्रोपोडाई। इसके अंदर एक एनिमल पाया जाता है लेसिफेरा इंडिका, सॉरी लेसिफेरा लेका, लेसिफेरा लेका। इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है, इसका रिप्रोडक्शन के दौरान एक इसके एग से एक इंसेक्ट छोटा एम्ब्रियो बाहर निकलता है जिसको पस्ट या निम्फ कहा जाता है। जो इसकी इस ऑर्गेनिज्म की प्राइमरी स्टेज होती है। ठीक है, वो उसको लार्वा नहीं कह सकते, उसकी प्राइमरी स्टेज होती है। अब इस प्राइमरी स्टेज में इसके अंदर रिट्रोग्रेसिव भी हो सकता है और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट भी हो सकता है। तो इसके अंदर अपन देखते हैं तो जब फीमेल का निर्माण होता है तो इसके अंदर रिट्रोग्रेसिव होता है, और मेल का निर्माण होता है तो प्रोग्रेसिव रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो यहां पे जो सबसे पहले आगे जाके एम्ब्रियो का निर्माण होगा, वो एम्ब्रियो का निर्माण न्यूरुला स्टेज से ही स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जो होगा वो होगा निम्फ के बेस पे। ठीक है, दूसरा होता है लार्वा, फिर लार्वा, लार्वा और लार्वा। इसमें तो ये धीरे धीरे किधर की ओर बढ़ता है, एडल्ट की तरफ। और इसमें जो एडल्ट होता है वो एक तो इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकता है, जैसे कि निफ का निर्माण हुआ और डायरेक्ट डेवलपमेंट होते ही क्या हो गया, एडल्ट बन गया। एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट या विदाउट मेटामॉर्फोसिस। विदाउट मेटामॉर्फोसिस होता है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले इन ओविपेरस,
अब अपन जो बात कर रहे हैं वो किसके बेस पे कर रहे हैं, ओविपेरस, यानी कि जो एग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एग प्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर डेवलपमेंट होने की बात कर रहे हैं। तो इनमें जो होता है वो कैसा होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। विदाउट मेटामॉर्फोसिस, यानी कि इनके अंदर किसी भी प्रकार का मेटामॉर्फोसिस या लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती, ठीक है। अब जो सेकंड होती है वो होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, और इसके अंदर भी क्या होता है, विदाउट मेटामॉर्फोसिस होती है। पेडियोजेनेसिस, इसके अंदर पेडियोजेनेसिस होती है। पेडियोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो लार्वल फेज के अंदर ही डेवलप हो जाते हैं, और यहाँ पे लार्वल फेज में ही इनमें रिप्रोडक्शन होता है। तो ये भी कैसा होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट, और इनके अंदर जो होता है वो कैसा होता है, रिप्रोडक्शन इन लार्वल स्टेज। यानी कि इसके अंदर इसके जो गोनाड्स होते हैं वो लार्वल स्टेज में क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, और रिप्रोडक्शन शो करते हैं, जिनको पेडियोजेनेसिस भी कहा जाता है। पेडियोजेनेसिस, आगे समझ में, पेडियोजेनेसिस किसे कहते हैं, पेडियोजेनेसिस जो कहते हैं पीडोजेनेसिस है। पेडियोजेनेसिस या पीडोजेनेसिस का, हाँ, पीडोजेनेसिस का जो अर्थ निकलता है, पीडोजेनेसिस ध्यान से सुनना, पीडोजेनेसिस किसे कहते हैं, लार्वल फेज के अंदर ही या लार्वल अवस्था के अंदर ही गोनाड्स या रिप्रोडक्टिव या जननिक अंगों का परिपक्व होना पेडियोजेनेसिस या पेडोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। आगे आते समझ में, जिसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो लार्वल फेज के अंदर ही रिप्रोडक्शन होता है, और एडल्ट के अंदर डेवलप होता है, ठीक है। लार्वल फेज के अंदर रिप्रोडक्शन शो करने के बाद कौन सी अवस्था में आता है, एडल्ट अवस्था में आता है। सेकंड जो लार्वल अवस्था होती है उसको देखो, इसमें पॉपुलेशन पाई जाती है या प्यूपेशन और प्यूपा का निर्माण होता है। यानी कि इसके अंदर भी लार्वल अवस्था नहीं होती, मेटामॉर्फोसिस नहीं पाया जाता, सिर्फ एक बीच मिड स्ट्रक्चर पाई जाती है प्यूपा, उसके बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट के अंदर डेवलप हो जाता है, ठीक है। यह भी किस प्रकार का है, विविपेरस, ओविपेरस। विविपेरस क्या होता है, क्या किसे कहते हैं विविपेरस, जो डायरेक्ट किसको प्रोड्यूस करती है, एम्ब्रियो का निर्माण करती है, वो विविपेरस आता है, जो यहां पे अपन अगला पढ़ेंगे। इसमें ये है विविपेरस। ये इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है। अगला जो है इसमें देखो एडल्ट कैसे बनेगा। इसमें एडल्ट जो बनेगा वो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, इसमें तो प्रोग्रेसिव हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। इसमें जो होता है वो रिट्रोग्रेसिव, अभी अपन ने बात किया था निफ के अंदर, तो निफ के अंदर मैंने बताया था रिट्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव, अब इसमें आ गया रिट्रोग्रेसिव। रिट्रोग्रेसिव
मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। और रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करते हुए किसमें ग्राउंड होता है? एडल्ट में, यानी कि इसके अंदर कुछ ऐसा और ऐसे ऑर्गन्स का निर्माण हो जाता है जो ऑर्गन उसके एडल्ट फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, यानी कि उसके लार्वल फेज में तो जैसे नोटोकॉड, अपन बात करते हैं हडमानिया, हडमानिया यूरोकॉर्डेटा का एक एनिमल है जिसके अंदर उसके लार्वल फेज में नोटोकॉड पाई जाती है, लेकिन एडल्ट फॉर्म में नोटोकॉड एब्सेंट हो जाती है, यानी कि विलुप्त हो जाती है। सीधा सीधा अपन अर्थ निकाले तो सीधा मतलब ये होता है कि रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के अंदर इस प्रकार का डेवलपमेंट, जिसमें उसके लार्वल अवस्थाओं में कुछ विशिष्ट ऑर्गन पाए जाते हैं जो उसके एडल्ट अवस्था में विलुप्त हो जाते हैं, वही क्या कहलाता है? रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। मेटामॉर्फोसिस यानी कि उसकी लार्वल अवस्थाएं पाई जाती है। अब देखो इन विविपेरस के अंदर, विविपेरस यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सीधे ही एम्ब्रियो को प्रोड्यूस करते हैं, तो लार्वा के बाद में जो निकलती है वो प्यूटरिटी या पार्टीशन ऑफ बर्थ, ठीक है, या सबसे पहले क्या होता है? इसमें बर्थ होता है, जन्म होता है उसका, फिर क्या होती है उसमें? इन्फेंट या इन्फेंट का मतलब होता है इसमें ग्रोथ होती है, ठीक है, ग्रोथ होती है, और ग्रोथ के बाद में किसमें मिल जाता है? एडल्ट। ये हो गया इनविविपेरस, यानी कि लार्वल फेज के अंदर वो जब उसका बर्थ होगा तो वो बर्थ ही कैसा होता है? उसका विकसित एम्ब्रियो के रूप में विकसित होता है, और उसमें इन्फेंट होता है। इन्फेंट का मतलब होता है उसमें डेवलपमेंट या ग्रोथ, और ग्रोथ मैंने क्या कहा था? किसके? बायोमास के अंदर, बायोमास के अंदर डेवलपमेंट या विकास या वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है, ठीक है। और फिर एडल्ट ये हो गया अपने न्यूरुला के बाद में जो डेवलपमेंट होता है। निफ के अंदर इन विविपेरस के अंदर तीन प्रकार से होता है। एक तो निफ के बेस पे जिसके अंदर विदाउट मेटामॉर्फोसिस डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा होता है लार्वल, जिसमें पीडोजेनेसिस पाया जाता है। पीडोजेनेसिस का अर्थ होता है कि उसकी लार्वल अवस्थाओं में ही वो क्या करने लग जाता है? रिप्रोडक्शन करने लग जाता है, और उसके बाद में एडल्ट में बदलता है, और इसमें भी डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अगला जो लार्वा अवस्था आती है वो प्यूपेशन होती है। प्यूपेशन के अंदर क्या होता है? प्यूपा बनता है, और प्यूपा के बाद में मेटामॉर्फोसिस करता हुआ एडल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। अब आती है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अगर रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस यानी कि उसमें लार्वल स्टेज तो होती ही है, ठीक है, साथ में ही उसमें रिट्रोग्रेसिव, जैसे अपन फ्रॉग की बात करते हैं, फ्रॉग के अंदर उसके लार्वल, टेडपोल लार्वा के अंदर टेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? टेल प्रेजेंट होती है, लेकिन उसके एडल्ट में टेल विलुप्त हो जाती है। वही क्या होता है? रिट्रोग्रेसिव प्रोसेस होती है। अब बात करते हैं इन विविपेरस के अंदर। तो विविपेरस के अंदर लार्वा से सीधा उसका जन्म होता है, जन्म के बाद में इन्फेंट नेट ग्रोथ पाई जाती है, और फिर वो एडल्ट में कन्वर्टेड होता है। ये हो गया अपना ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट, इस प्रकार से होता है। इसके बाद में आगे जो अगला टॉपिक है वो है, अच्छा, अब जो ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट होता है उसके अंदर सेक्सुअल डेवलपमेंट और एसेक्सुअल डेवलपमेंट भी होता है। वो किस प्रकार से होता है देखो आगे। एक मिनट रुकना। देखो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हायर एनिमल की बात करते हैं अपन।
हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल एंड अनसेक्सुअल। अनसेक्सुअल कैसे? एसेक्सुअल, अनसेक्सुअल नहीं एसेक्सुअल। मैं ये देखा मैंने क्या चेंज कर दिया। इसमें तो क्या पाए जाते हैं? गोनाड्स, जबकि इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जबकि इसमें गोनाड से एब्सेंट होते हैं, तो गैमेट्स क्या होंगे? एब्सेंट, बनेंगे ही नहीं। अगला, इसमें फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, इसमें एब्सेंट। इसमें डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेज होती है, जबकि इसमें भी होती है। ठीक है, इसमें मियोसिस होता है, मियोसिस, जबकि इसमें माइटोसिस। इसमें अर्धसूत्री होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल के अंदर जो मेन डिफरेंस होता है वो मियोसिस और माइटोसिस का होता है। इसके अंदर मियोसिस होती है और इसके अंदर माइटोसिस होती है। मियोसिस के दौरान गोनाड्स के अंदर गैमेट्स बनते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि इसके अंदर माइटोसिस के दौरान माइटोसिस के अंदर समसूत्री विभाजन के दौरान एक बर्ड का निर्माण होता है या किसी अलग पार्ट का निर्माण होता है। वो धीरे धीरे इसमें पूर्ण रूप से दूसरे ऑर्गेनिज्म में निर्माण हो जाता है, उसका निर्माण हो जाता है। और ये जो आमतौर पे देखी जाती है वो किसमें होती है? प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, जबकि सेक्सुअल डेवलपमेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में होता है। और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का जो मैंने लिखा था हायर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग। ठीक है, लिविंग और प्राणी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो प्लांट भी हो सकता है या एनिमल भी हो सकता है। इसीलिए मैंने वहां पे किसी एक एनिमल ना लिख के वहां पे लिखा था ऑर्गेनिज्म, जिसका अर्थ हो सकता है प्लांट या एनिमल। ठीक है, तो इसके अंदर प्लांट हायर ऑर्गेनिज्म या तो प्लांट हो सकता है या एनिमल हो सकता है, जिसके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल डेवलपमेंट दोनों होते हैं। ठीक है, अब देखो एसेक्सुअल डेवलपमेंट के एसेक्सुअल डेवलपमेंट के टाइप, उसके टाइप देखो। सबसे पहले होता है बडिंग। इसका अगर अपन एनिमल्स के अंदर देखें तो हाइड्रा, जानते हो हाइड्रा सिलेंटेट्रा का एनिमल है। ठीक है, तो ये हाइड्रा है, यहाँ पे इसके बडिंग फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, एक बडिंग फॉर्मेशन हो जाती है, छोटा यहाँ पे आकार ले लेता है ये, और धीरे धीरे क्या होगा, ये डेवलपमेंट करता हुआ एक पूर्ण एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां से अलग होकर एक न्यू
एनिमल्स का निर्माण कर लेगा, न्यू हाइड्रा का निर्माण कर लेगा। ठीक है। दूसरा होता है, इसके अलग अलग टाइप होते हैं, मैं आपको बता देता हूं, फिर अपन आगे जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। टाइप ऑफ asexual reproduction। तो सबसे पहले अभी मैंने बताया फ्यूजन, एक तो होता है फ्यूजन, दूसरा बडिंग और एक जेमिनेशन। या हाँ जेमिनेशन, ये तीन प्रकार के एसेक्सुअल डेवलपमेंट होते हैं, रिप्रोडक्शन होते हैं। फ्यूजन के अंदर अपन बात करते हैं पैरामीशियम, दोनों एनिमल आपस में चिपक जाते हैं और न्यू उनके साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस फ्यूजन करके रिप्रोडक्शन शो करते हैं, एसेक्सुअल टाइप की होती है और उसके अंदर न्यू एनिमल्स या न्यू पैरामीशियम का निर्माण हो जाता है। बडिंग हाइड्रा के अंदर देखा, और जेम्यूल्स, जेमिनेशन उनके जेम्यूल द्वारा जनन होता है, जो अलैंगिक जनन के ही उदाहरण है। अब बात करते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी मैंने ओंटोजेनेटिक डेवलपमेंट के अंदर जो भी पाथवे बताया था वो जेनेटिक डेवलपमेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही उदाहरण था। इसका अपन और डिटेल में देन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, अभी तक इतना ही। जो भी नहीं समझ में आ रहा कैसे भी कॉलेज में कांटेक्ट करो कि सर हमें ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, एक बार इसको वापस रिवाइज करना, तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा उसको। ठीक है।